नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी केमिस्ट्री जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए यानी कि जिसका भी 12 अप्रैल को एग्जाम है उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह है। तो आपसे इसे पूरा कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा और जिसका आगे एग्जाम होने वाला है 13 तारीख या 14 तारीख को, वो भी इसे पूरा कंप्लीट करके आपसे जाइएगा। काफी इंपॉर्टेंट आज का ये क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और जिसका 12 तारीख को है पूरा कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। यहां से प्रबल संभावना है कि प्रश्न पेपर में आपका आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आध्यात्मिक खनिज है। देखिए आध्यात्मिक की बात किया जाए तो चूना पत्थर जो है ये आपका आध्यात्मिक खनिज है, जबकि टिन, कॉपर, सीसा ये आपका धात्विक है। देखिए चूना पत्थर का उपयोग हम सभी किस में करते हैं, सीमेंट निर्माण में हम सभी चूना पत्थर का ही उपयोग करते हैं। ये एक फैक्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा भवन का जो निर्माण होता है या पोताई करने के लिए चूना का ही उपयोग करते हैं। यहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या बन सकता है, कह सकता है कि चूना पत्थर का उपयोग किस में होता है, सीमेंट बनाने में, या कह सकते हैं कि चूना पत्थर का प्रमुख घटक क्या है। तो चूना पत्थर का प्रमुख घटक होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, CaCO3 होता है। याद रखिएगा आप सभी, CaCO3 होता है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का घटक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको याद रखिएगा आप सभी। चीजें क्लियर हैं। कॉपर का उपयोग किस में करते हैं हम सभी, बिल्कुल बिजली में करते हैं। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य क्या है। देखिए यहां से आपको 3 फैक्ट याद रखना है। कोयले का उत्पादन की बात किया जाए तो अभी के समय में उड़ीसा आपका सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है। याद रखिएगा आप सभी, झारखंड कभी भी कोयले का पहला उत्पादन राज्य नहीं बना है। एक फैक्ट को ये याद रखिएगा, झारखंड की बात किया जाए तो ये भंडारण में पहले स्थान पे आता है, तो लिख लीजिएगा। भंडारण में पहले स्थान पे, उत्पादन में तीसरे स्थान पे है झारखंड। उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जो कि कंपटीशन रहता है, कभी किसी साल छत्तीसगढ़ आगे हो जाता है, कभी उड़ीसा आगे रहता है उत्पादन में, बट आयोग की तरफ से झारखंड लिया गया है। याद रखिएगा अब किस हिसाब से लिया है तो ये आपको देखना होगा थोड़ा सा, बट हम चीजें क्लियर कर देना चाहते हैं कि अभी उड़ीसा पहला उत्पादन राज्य है, बात खत्म हो गया, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से वहां आपको काम करना है। देखिए अगर कोयला की बात किया जाए तो मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में इसका उपयोग होता है, NTPC में जो कि तापीय बिजली का उत्पादन होता है। इसके अलावा झारखंड में झरिया हो गया, बोकारो हो गया और धनबाद वाला क्षेत्र, झरिया धनबाद में ही पड़ता है, सबसे बड़ा कोयला का उत्पादन क्षेत्र है। और कर्णपुरा झारखंड का जो है वो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ध्यान देंगे आप सभी इतना सा फैक्ट को। अगला प्रश्न है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है। तो देखिए नीला रंग जो है इससे हम सभी जल को दर्शाते हैं। अगर वहीं बात किया जाए कि हरा रंग जो होता है इससे क्या दर्शाया जाता है, तो मैदान को दर्शाया जाता है। तो याद रखिएगा आपसे, मैदानी भाग को हरा रंग से दर्शाया जाता है। उसके बाद अगर भूरा रंग से पूछा जाए, भूरा रंग से क्या चीज़ को दर्शाया जाता है, तो जो पहाड़ और कह सकते हैं पर्वत होता है, मुख्य रूप से पहाड़ आप याद रखिए, बाकी बात जो होता है पर्वत को व्हाइट रंग से ही दर्शाया जाता है। ध्यान देंगे आप सभी। और जो आपका पीला रंग जो होता है, पीला रंग, इससे रेगिस्तान को दर्शाया जाता है। तो इतना सा फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए पेपर में, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही की बात किया जाए, सबसे पहले ये जानिए, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिल्कुल आपको बताएं कि उत्पादक राज्य सबसे बड़ा, बट प्रति हेक्टेयर की बात किया जाए तो पंजाब सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में विश्व फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला है कि फल, सब्जी और मसाले के उत्पादन को बागवानी कहा जाता है, यह भी सत्य है। भारत विश्व में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह आपका गलत है। भारत नहीं होगा, चीन यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, चीन सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अपना भारत आता है। ध्यान देंगे आप सभी, चीजें क्लियर हैं। अगला है कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखिएगा आप सभी इसको। तो ये आपका पंचायती राज। देखिए पंचायती राज की बात किया जाए तो सबसे पहले उल्लेख इसका अनुच्छेद 40 में किया गया था और कहा गया था सभी राज्यों को कि अपने अपने राज्य में पंचायती राज लागू कीजिए ताकि देश का विकास हो बेहतर तरीके से। बट सभी राज्य लागू नहीं किया, एकमात्र राज्य राजस्थान बना जो कि सबसे पहले नागौर जिले में लागू किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कब लागू किया गया था, 1959 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा आपका आंध्र प्रदेश बनता है, तो पहला राजस्थान जो नागौर जिले में हुआ था, दूसरा आंध्र प्रदेश। अब यहां से याद रखिएगा कि पंचायती राज की बात किया जाए तो इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला था, 73वां संविधान संशोधन को दिया गया था और यह 1992 में हुआ था, बट लागू 1993 में हुआ था। यह फैक्ट पर आपको गौर करना है। चीजें क्लियर हैं।
स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था और महात्मा गांधी जी का पहला ये उद्देश्य था। बात समझे, इतना फैक्ट याद रहेगा आप सभी को। अगला है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। देखिए वास्को डी गामा की बात किया जाए तो ये आपका पुर्तगाल का यात्री था। कब आया था? 1498 में आया था। कई बार हम आपको ये बता चुके हैं और ये प्रश्न कर सकते हैं कि कई बार पूछा गया है और इसको आप स्टार मार के याद रखिए। बात समझ गए आप सभी। इसी ने भारत और यूरोप की भी समुद्री मार्गों की खोज की थी। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आगे क्या बन सकता है। पहला यूरोपीय यात्री जिसने भारत का खोज किया तो पुर्तगाल का रहने वाला वास्को डी गामा। ध्यान देंगे आप सभी। यह उतरा कहाँ पे था? तो केरल का एक कालीकट बंदरगाह है वहीं पर उतरा था। वहां का राजा था राजा जेमोरिन, जिसने इसका स्वागत किया। उसके बाद ये जब भारत से अपना यूरोप देश पुर्तगाल लौटा था तो वहां पर जो है कि कह सकते हैं कि कुछ मसाला लेकर यहाँ पर से गया था और उसके बाद वहां जाके बेचा। तो जो वहां से आया और गया जितना उसका खर्चा हुआ था उससे उसको अधिक 60 गुना अधिक लाभ हुआ था। याद रखिएगा आप सभी ये फैक्ट को। तो क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो कुछ मसाला लेकर यहां से गया था तो कितना उसको प्रॉफिट हुआ था या लाभ हुआ था? आने जाने का खर्चा को माइनस करके 60 गुना अधिक लाभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1929 में आरंभ हुआ था। ध्यान दीजिएगा आप सभी। ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो इसका प्रभाव अमेरिका सहित पूरी दुनिया में भी देखने के लिए हमें मिला था। 1929 में हुआ था। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए अगर संयुक्त राष्ट्र की बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। डेट को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। इसे हम सभी कहते हैं UNGA के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देंगे आप सभी। बात समझ गए। आइए अगला है कि किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था? देखिए वर्साई की संधि जो हुआ था 1933 में इसने अस्वीकार कर दिया था वर्साई की संधि को और इसे आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। और इस संधि का उल्लंघन किया था। इसी कारण से 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और यह 1945 तक चला था। 1945 में हिटलर ने अपने आप को गोली मार लिया था। याद रखिएगा आप सभी। जिससे क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। जब तक जापान पे परमाणु बम नहीं गिराया गया था तब तक पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम गिराया गया था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम जो गिराया गया था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। और ये कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। तो डेट याद रखिएगा, डेट से क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा कभी कभी इसका कोड नाम भी पूछ लिया जाता है कि बम का कोड नाम क्या था। तो जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय नाम था। याद रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को क्या नाम था? लिटिल बॉय था। याद रहेगा, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद जो है कि एक नागासाकी पर गिराया गया था। यह गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को। और इसका कोड नाम क्या था बम का? तो याद रखिएगा वो फैटमैन नाम था। क्या था? फैटमैन। तो लिटिल बॉय हिरोशिमा पर और नागासाकी पर फैटमैन गिराया गया था। चीजें क्लियर हैं? आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो कई बार आपको बताएं हैं कि गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और सबसे लंबी नदी है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। उद्गम इसका कहां से होता है? हालांकि कह नहीं सकते कि इसका उद्गम होता है। 2 नदी के मिलन से ही गंगा नदी का निर्माण हुआ है। एक आपका अलकनंदा और एक आपका भागीरथी। दोनों जब देव प्रयाग में मिलेगा उसके बाद यहां से आपका गंगा नदी का उद्गम होगा। याद रखिएगा आप सभी। चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ना किसी शिफ्ट में यह प्रश्न फिर से घूम के आने वाला है। तो याद रखिएगा यह प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है आपका डीएलएड पेपर में, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य की बात किया गया है। आगे क्या पूछा जा सकता है? किस देश से लिया गया है? तो रूस देश से लिया गया है। अच्छा, अनुच्छेद की बात किया जाए कि किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 क में रखा गया। याद रखिएगा आप सभी। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा, यहीं से अब प्रश्न याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार की बात किया जाए। मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार। और भाग की बात किया जाए तो भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। लिया गया है यूएसए देश से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, वर्तमान में अभी का
कह सकते हैं कि राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है वहां का, याद रखिएगा। अच्छा, भाग 4 जो है ये किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी, जो कि 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। और इसमें जितने भी चीजें हैं वो सरकार के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, जबकि मौलिक अधिकार आपको खुद ही मिलता है। और मौलिक अधिकार का रक्षा कौन करता है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, या कह सकते हैं जो न्यायालय है वही आपका मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करता है। इनमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है, देखिए राजनीतिक अधिकार की बात किया जाए तो चुनाव लड़ने का अधिकार यह आपका एक राजनीतिक अधिकार होगा, याद रखिएगा। देखिए मत करना, चुनाव लड़ना ये नागरिकों का एक राजनीतिक अधिकार होता है, जबकि आपका मौलिक अधिकार जो है कह सकते हैं कि ये आपका स्वतंत्रता या धार्मिक अधिकार आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, याद रखिएगा। किसी धर्म को अपनाना या किसी धर्म की स्थापना करना ये आपका मौलिक अधिकार है, इसमें सरकार कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगा। अच्छा, यहीं से याद रखिएगा कि अभी मौलिक कर्तव्य की बात आया था, तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य आपके पास कितना है, कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। और ये बताता है कि आपको देश के लिए क्या करना चाहिए। एटम्स मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है, तो ये बहुत बड़ा पैमाने पर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। तो देखिए अगर विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात किया जाए देश में, तो कुल यहां पर जो है आपका 15 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, जिसे हम सभी SEZ के नाम से जानते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा देना और निवेश को आकर्षित करना होता है। जैसे कह सकते हैं कि भारत में जो आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र है, न्हावा शेवा जो महाराष्ट्र में है, नोएडा उत्तर प्रदेश में, सूरत गुजरात में, कोचीन केरल में, ये सभी आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डैश को धन के रूप में जाना जाता है। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा। नीचे इस साइड में आपको अंगूठा का बटन दिखाई देगा, नीचे में उसको जरूर दबा लीजिएगा, आप सभी मिस नहीं कीजिएगा। और इस साइड में व्हाइट कलर का आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उसको दबा के घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब घंटी पर क्लिक कीजिएगा तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, 2 एरो ऊपर में बना होगा, तो उसको जरूर आप सभी ऑन कर लीजिएगा। देखिए मुख्य रूप से धान को हम सभी चावल के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा। देखिए चावल की बात किया जाए तो चावल जो है भारत जो है वो दूसरा उत्पादक आपका कह सकते हैं कि देश है, पहला उत्पादक में चीन हो जाता है। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है, वेस्ट बंगाल करता है, याद रखिएगा आप सभी। गेहूं का उत्तर प्रदेश करता है। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। तो देखिए बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार जो होता है वो भाषा होता है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब बेल्जियम में जो है, बेल्जियम में मुख्य रूप से 2 भाषा बोली जाती है, डच और फ्रेंच बोली जाती हैं, ध्यान देंगे आप सभी, डच और फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार के याद रखिएगा आप सभी, प्रश्न आ ही जाता है। 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, और ये कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन कब होता है, 1885 में होता है, और व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया जाता है। दूसरा वाला 1886 में हुआ था, और इसका अध्यक्ष किया था दादा भाई नरौजी ने। उसके बाद फिर बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा, उसके बाद जॉर्ज यूले हो जाएगा। तो इतना फैक्ट आप जरूर इसके बारे में याद रखिएगा। चीजें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन है। तो देखिए सबसे कम वन की बात किया जाए तो हरियाणा में है। सबसे अधिक वन कहाँ पे है, MP मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा आप सभी। हरियाणा में देखिएगा वन जो है मात्र में 3.59% है। भारत में कुल वनावरण की बात किया जाए, वन क्षेत्र लगभग अभी 25% के अप्रॉक्स में हो चुका है, याद रखिएगा आप सभी। कितना, 25% के अप्रॉक्स में है। चीजें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा एक जैव अविनाशी है। देखिए जैव अविनाशी की बात किया जाए तो DDT ये जैव अविनाशी होता है, याद रखिएगा। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा आप सभी, डाइक्लोरो डिपेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसका फुल फॉर्म होता है, जो एक हानिकारक कीटनाशक है। अच्छा, जैव अविनाशकारी का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते हैं उसी को जैव अविनाशकारी कहा जाता है, जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते हैं। चीजें क्लियर हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से डैश में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं। तो ठोस में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं। ठोस में अणु
सबसे निकट होते हैं, याद रखिएगा, और इनमें ऊर्जा सबसे कम होती है। और जो प्लाज्मा होता है ये सबसे अधिक ऊर्जा वाला अवस्था होता है, जो कि पदार्थों का चौथा समूह है आपका प्लाज्मा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 वाले तत्वों को कहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 है ये किसका है, तो ये आपका नियॉन का है, याद रखिएगा आप सभी। किसका है, नियॉन का है। तो ये अगर पता है तो आराम से लगा लीजिएगा। ये समूह 18 में आप देखिएगा, याद रखिएगा आप सभी। ये आपका एक निष्क्रिय गैस है नियॉन, और निष्क्रिय गैस वाला समूह 18 में है। अगला है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। देखिए चालक का प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है, किसी कंडक्टर का क्रॉस सिलेक्शन क्षेत्र पर करता है, किसी चालक का तापमान पर करता है। ऑप्शन नंबर सी में है कि आवृत्ति संग्राहक पर निर्भर करता है, ये आपका गलत है, इस पर नहीं करता, जबकि एक कंडक्टर की लंबाई पर करता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी। पोलियो उत्पन्न करने वाला, देखिए जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे फ्रेंड उसको याद जरूर रखिएगा। आसपास से प्रश्न प्रबल संभावना होता है कि पूछा जाता है। इसमें नया क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, और जो प्रीवियस ईयर का पेपर है जो क्वेश्चन पूछा गया और वही क्वेश्चन इसमें मेंशन किए हैं, जो बार बार पूछने की संभावना रहता है, किसी ना किसी शिफ्ट में आ जाएगा। हो सकता है आपके शिफ्ट में आ जाए, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो आपको याद करते चलना है। पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु जो है एकल स्ट्रेड वाला आरएनए वायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो पोलियो वायरस होता है वे आपका एक आरएनए वायरस होता है, याद रखिएगा आप सभी। और पोलियो वैक्सीन से इसका रोकथाम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कई बार आपको बताए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह, पावर हाउस के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। और इसके अलावा ये जो ऊर्जा मुक्त करता है या स्टोर करके रखता है वो एटीपी के रूप में रखता है, याद रखिएगा आप सभी। आवश्यकता के पड़ने पर ये टूटकर ऊर्जा प्रदान करता है। और इसे हम सभी कह सकते हैं कि ये किसका स्थल है, तो ये आपका एरोबिक श्वसन का स्थल होता है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखिए बाह्यतम कक्षा की बात किया जाए तो इसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। और ये रासायनिक बंधन बनाने में मदद करता है। चीजें क्लियर हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए कि किंगडम प्लांटेड, जैसे पादप जगत जो होता है इसमें शामिल हैं। जो किंगडम प्लांटेड या प्लांट जो होता है जिसे पादप जगत कहते हैं, इसमें क्या शामिल होता है, तो ये सभी जैसे कि टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, सेवाल और ब्रायोफाइटा और एंजियोस्पर्म, ये सभी शामिल होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो ये सभी को पता है कि काला दिखाई देता है। और जब आप जमीन से देखिएगा यानी कि पृथ्वी से देखिएगा तो आपको नीला दिखाई देगा। क्यों, परिकिरणन के कारण। किसका अच्छा चालक है, सॉरी विद्युत का अच्छा चालक क्या है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है। और दूसरा बात किया जाए तो दूसरा आपका कॉपर, जिससे हम सभी तांबा के नाम से जानते हैं। चांदी महंगा होने के कारण चांदी का उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए तांबा का ज़्यादातर उपयोग होता है बिजली तार में। प्रोटीन उत्पन्न करने के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए प्रोटीन उत्पन्न करने के आधार पर संसाधनों को हम सभी 2 भागों में बांटे हैं। 2 भाग कौन कौन सा होता है, एक आपका जैविक संसाधन होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, और एक आपका क्या होता है, अजैविक होता है। ये कई बार क्वेश्चन आपकी डीएलएड में आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा आप सभी, इसी से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। देखिए जैविक संसाधन क्या होता है, वे संसाधन जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होता है हमको, जीवित स्रोतों से। जीवित में क्या आता है, जैसे कि वनस्पति हो गया, पेड़ पौधे हो गया, मछली हो गया, कह सकते कि पशु हो गया, ये सभी आपका क्या है, जीवित है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये जैविक संसाधन होगा। और अजैविक संसाधन क्या होता है, वे जो निर्जीव होते हैं जैसे कि खनिज, पानी, वायु, ये सभी क्या है आपका निर्जीव है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्भ निरोधक है। देखिए गर्भ निरोधक की बात किया जाए तो ये सभी हो जाएगा, कंडोम हो जाएगा, कॉपर टी हो जाएगा और डायाफ्राम हो जाएगा। तो ये सभी आपका गर्भ निरोधक हैं। देखिए गर्भ निरोधक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बेरियर मेथड जो होता है इसमें कंडोम और डायाफ्राम आता है, याद रखिएगा आप सभी बेरियर मेथड में। तो इसको याद रखिएगा, बेरियर मेथड में क्या आता है,
कंडोम और डायाफ्राम आता है, और हार्मोनल मेथड में जो आता है गर्भ निरोधक गोलियां आता है। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा जरूर आप सभी। अगला है कि किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान पर करता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, जड़त्व की बात किया जाए तो न्यूटन का जो पहला गति का नियम है, इससे हमको क्या पता चलता है, जड़त्व के बारे में पता चलता है। तो याद रखिएगा आप सभी, न्यूटन का पहला गति हमको जड़त्व के बारे में बताता है, और जिस वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा उसका उतना ही जड़त्व होता है। अगला है कि अम्लराज क्या है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा सांद्र HNO3 और HCl होता है। अच्छा, एक भाग जो होता है नाइट्रिक एसिड, जिसे हम सभी HNO3 कहते हैं, और उसके बाद 3 भाग जो होता है वो आपका HCl होता है, जिसे हम सभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और इसमें सोना और प्लेटिनम जैसे धातु को घोलाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि घोलने में अक्षम होता है आपका। बात समझे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा आप सभी, और ये क्या करता है, आपका सतत विकास को बढ़ावा देता है, ध्यान देंगे आप सभी। बात समझे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फिलिया की जोड़े से संबंधित हैं, तो राइजोबियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। और ये एक बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधे की जड़ों में पाया जाता है, कौन, आपका राइजोबियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये प्रश्न आपके डीएलएड में ऑलरेडी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। इसमें आपका विरोधाभास अलंकार है, इसमें विरोध प्रकट किया जा रहा है कि ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इसमें आपका विरोधाभास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है कि काम का ना काज का दुश्मन अनाज का लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों पर बोझ बनकर रहना। हम सब आमचाल भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। अगला है कि सर्वप्रथम रस का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में मिलता है, कुल 9 रसों का इसमें उल्लेख है। अगला है कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है, तो इसमें आपका ओज काव्य गुण होता है। अच्छा, ओज काव्य गुण में क्या होता है, इसमें वीरता हो गया, गर्व हो गया, उत्साह को व्यक्त किया जाता है। बात समझे। सिर दर्द शब्द में समास बताइए, जो सिर दर्द में समास है तो इसका अगर समास विग्रह कीजिएगा तो सिर का दर्द, सिर का दर्द, तो जो ये का है क्या है, कारक विभक्ति है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए यशोधरा का जो होगा, यस में हलंत विसर्ग का प्रयोग होगा प्लस आपका धरा होगा, तो यशोधरा हो जाएगा। ऑप्शन में बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक क्या है, वाक्य अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन में ए है कि ये कहानी संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है, ये अशुद्ध वाक्य है। जबकि शुद्ध क्या है कि अब पटना हरा भरा हो गया, सही है। मैं सोमवार को व्रत रखता हूँ, सही है। गुरुजी यह तो सारा अन्याय है, ये भी सत्य है। जो यहाँ पर कहानी संग्रह देख रहे हैं, यहाँ पर आपका एक योजक चिन्ह का प्रयोग होता कहानी संग्रह में, तब आपका सही होता, तो योजक चिन्ह इसमें नहीं दिया गया, इसीलिए आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए अलंकार से है कि कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज के नए, पंकज नए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ध्यान देंगे आप सभी। अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जब किसी वस्तु की विशेषता को कल्पनात्मक रूप से किसी दूसरे वस्तु की विशेषता के समान बताया जाए। क्या बताएं कि जब किसी वस्तु की विशेषता को कल्पनात्मक रूप से दूसरे वस्तु की विशेषता के समान बताई जाए, तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां पर देखिएगा जो पंकज दिया हुआ है, पंकज का अर्थ क्या होता है आप सभी को पता है कि कमल कहते हैं, तो यहाँ कमल को नए हो जाने के बारे में बताया है। तो आपको क्या बताएं कि जब किसी वस्तु की विशेषता को कल्पनात्मक रूप से किसी भी वस्तु के समान बताया जाए, तो यहाँ पंकज को नए के रूप में प्रकट किया जा रहा है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है कि पंकज अब नया हो गया, यानी कि कमल अब नया हो गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उद्योग शब्द हैं,
तो उद्योग आपका तद्भव शब्द है, याद रखिएगा, जो कि तत्सम से बना हुआ है। तत्सम एक संस्कृत शब्द होता है और इसका मुख्य रूप से बात किया जाए तो उद्योग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये आपका संस्कृत का शब्द है और तद्भव इसका बदला हुआ रूप है जो अभी हिंदी में प्रयोग करते हैं, उद्योग कहते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन है कि दाल रोटी में कौन सा समास है, तो देखते हैं, आंसर कर लीजिएगा कि द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुतिकरण में निषेध रहती आरोप किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर आपका विभावना अलंकार होता है। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार। अगला है कि शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार की पूर्णता प्रकट किया जाए वहां कहलाता है या वह कहलाता है, तो इसे हम सभी वाक्य के नाम से जानते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वाक्य होता है, जो पूर्ण अर्थ देता है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, छंद से पूछा गया है कि मानुष हाथों वही रस खान वसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, इसमें कौन सा छंद होगा, तो देखिए इसमें सवैया छंद होता है। देखिए सवैया छंद में जो होता है, कुल छंद जो होता है इसमें 11 होता है, 12 होता है, 16 या 22 होता है, याद रखेंगे आप सभी। उसको हम सभी क्या कहते हैं, सवैया छंद के नाम से जानते हैं। और ये आपका तुकबंदी और लयबद्ध होती है, आपका सवैया वाला तुकबंदी और लयबद्ध होती है। अगला है कि प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें जो आपका हो जाएगा रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को सीधे किसी दूसरे वस्तु के समान कहा जाए, कोई वस्तु है और उसको सीधे किसी दूसरे वस्तु के समान कह दिया जाए तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर प्रेम को क्या बताया गया है, प्रेम को अतिथि बताया गया है या अतिथि कहा गया है, तो याद रखिएगा आप सभी। यहाँ क्या कहा गया, प्रेम अतिथि है, तो प्रेम क्या है, अतिथि है, जो खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, तो प्रेम को क्या बताया गया, अतिथि बताया गया। तो रूपक अलंकार में क्या बताएं कि जहां किसी वस्तु को दूसरे वस्तु के एकदम बिल्कुल समान बता दिया जाए तो प्रेम को अतिथि बता दिया जा रहा है, तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। शब्द और अर्थ के बीच संबंध है, तो बोधक और बोधिका होता है, ये राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए वाक्य शुद्ध की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्यार्थी ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ये बिल्कुल आपका सही वाक्य है। बाकी बात ये सभी आपका गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वाच्य के प्रयोग से सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है। देखिए वाच्य के प्रयोग में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे आप सभी। वाच्य में भाववाच्य, कर्तृवाच्य, 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर होगा जल्द मरने वाला। 2 दिन का मेहमान का अर्थ है, अब 2 दिन का मेहमान रह गया है यानी कि जल्द ही मरने वाला है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, एक सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही विचार होता है, जैसे कि राम पढ़ रहा है, सरल वाक्य है। उसके बाद एक होता है आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य होता है, इसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, वहाँ पर आपका क्या होता है संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कि राम पढ़ता है और श्याम यहाँ पर क्या है खेलता है, तो और जो लगाया गया है ये संयुक्त वाक्य के लिए ही लगाया गया है, जो 2 वाक्य को विभाजित कर देता है, या कह सकते हैं कि 2 सरल वाक्य मिलकर एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करता है। और एक होता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, इसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सरल है कौन मिश्र है, जहां लंबा बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बोला जाए। देखिए इसमें आपका मिश्र वाक्य में प्रधान और आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे कह सकते हैं कि जब बारिश होती है तब किसान खुश होता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना, ये मिश्र वाक्य है। ध्यान देंगे आप सभी, बात समझे। तो ये रचना की दृष्टि से वाक्यों के 3 भेद होते हैं। तो चलिए आज कितना है, आज की इस सेट में कुल आपको 54 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न